चलो यार, आज हो गया हमारा 18 फरवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज का पहला टॉपिक आया है हमारा अर्बन चैलेंज फंड। ठीक है, तो देखो ये अर्बन चैलेंज फंड अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो टाइप होते हैं ना स्कीम के, सेंट्रली सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पैसा बांटते हैं, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में पूरा पैसा 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसमें पैसा देंगे। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। अर्बन चैलेंज फंड का काम क्या होगा, मकसद क्या होगा? तो इसका एम है टू बिल्ड रेजिलिएंट, प्रोडक्टिव एंड इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सिटीज। मतलब जो शहर है ना, उनका डेवलपमेंट करना है, उनका रेजिलिएंट, प्रोडक्टिव, इंक्लूसिव और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट करना है, जिससे कि कंट्री का जो आने वाला इकोनॉमिक ग्रोथ का फेज है ना, वो बेहतरीन तरीके से हो। हमारा गोल है ना विकसित भारत 2047 का, उसके लिए हमको डेवलपमेंट करना होगा। तो जो हमारा अपकमिंग फेज है ना हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसको और अच्छा करने के लिए ये अर्बन चैलेंज फंड लाया गया है। अर्बन सिटीज़ के लिए लाया गया है, नाम में ही अर्बन है तो अर्बन एरियाज़ के लिए लाया गया है, शहरों के लिए लाया गया है। और काम क्या होगा कि रिजिलियंट, प्रोडक्टिव, इंक्लूसिव और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सिटीज़ हमको बनाना है। ठीक, और ये कब से कब तक चलेगी? तो 2026 में तो लाई ही गई है, 2026 से 31 तक ये स्कीम चलेगी फर्स्ट फेज में। और सॉरी 2026 से 2031 तक, वही बोले ना, 2026 से 2031 तक ये स्कीम चलेगी फर्स्ट फेज में। और उसके बाद इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा 2034 तक। ये 31 तक तो फर्स्ट फेज में चलेगी, और 31 जब पूरा हो जाएगा तो इसका एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। एक्सटेंशन इस स्कीम का किया जा सकता है। स्कीम तो नहीं है, अर्बन चैलेंज फंड एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है। ठीक, जिसका एम क्या है? तो एम यही है कि सिटीज़ को अर्बन डेवलपमेंट हमको करना है, शहरों को डेवलप करना है। ठीक, इसका कुछ बेसिक फीचर्स देख लो कि कम्प्रिहेंसिव अर्बन कवरेज होगा, जिसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा हिली एरियाज़ पे, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, तो स्पेशली जो हिली एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, छोटे छोटे सिटीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करना है। मतलब ओवरऑल ये फंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को टैकल करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन कवरेज है इस फंड का। पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें आ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, रिफॉर्म लिंक्ड फ्रेमवर्क रहेगा, क्रेडिट इनहेंसमेंट सपोर्ट रहेगा। मतलब पैसे वैसे फाइनेंसिंग अच्छी सी हो जाएगी, फंडिंग की इशू नहीं होगी, ऐसा बोला जा रहा है। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, एटलीस्ट 50% प्रोजेक्ट्स फंड मस्ट कम फ्रॉम म्युनिसिपल बॉन्ड्स, बैंक लोन्स एंड पीपीपी सपोर्ट। ये ध्यान रखना, कोई भी ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका 50% जो प्रोजेक्ट का फंडिंग होगा वो म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक लोन्स और पीपीपी सपोर्ट से ही। पीपीपी सपोर्ट मतलब प्राइवेट प्लेयर्स के सपोर्ट से आना चाहिए। सरकार, पीपीपी मॉडल मतलब सरकार और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर काम कर रही है। तो पीपीपी मॉडल वाले सपोर्ट मतलब प्राइवेट प्लेयर और सरकार दोनों मिलकर पैसा देगी। म्युनिसिपल बॉन्ड से पैसे आएंगे, बैंक लोन से पैसे आएंगे। 50% प्रोजेक्ट का फंडिंग, ये थोड़ा सा एक ट्रैप वाला लाइन बन सकता है, ये ध्यान रखना। तो एटलीस्ट 50% ऑफ प्रोजेक्ट फंड, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट का जो 50% फंडिंग होगा वो अर्बन चैलेंज फंड के अंडर में, वो कहाँ से आनी चाहिए? म्युनिसिपल बॉन्ड से आनी चाहिए, बैंक लोन से आनी चाहिए, और या तो फिर पीपीपी सपोर्ट से आनी चाहिए। ये था हमारा पहला टॉपिक, अर्बन चैलेंज फंड, जिसका मेन मोटिव अर्बन डेवलपमेंट है। दूसरा टॉपिक देखो, ये छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स फैक्ट है, आगे जाकर हमारे मेंस में काम करेगा ये, या इसको हम एज ए एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट का बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहीं अगर हमको जिक्र करना है, इशूज़ बताने हैं उसके, तो उसके वे फॉरवर्ड में इस पॉइंट का हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिया अभी डेवलप कर रहा है अंडर वाटर रेल कम रोड टनल, मतलब पानी के अंदर रेल नेटवर्क भी रहेगा और रोड का भी नेटवर्क रहेगा। तो ये काम शुरू हो गया है, इंडिया इसको बनाना शुरू कर रहा है। ये अंडर वाटर रेल कम रोड टनल, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। ठीक, कहाँ पे बना रहा है? आसाम में बना रहा है, और एम क्या है कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी अच्छी करनी है। ठीक, तो ध्यान रखना, पहला है ये इंडिया का पहला पानी के अंदर रेल कम रोड टनल बनाना शुरू किया है, तो ये फर्स्ट है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
तीसरा टॉपिक देखो, भारत विस्तार। इसका जिक्र बजट में भी तुमको हम कराए थे कि ये लॉन्च होने वाला है, तो ये लॉन्च हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको लॉन्च किया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, ध्यान रखना। ये है क्या? तो ये AI ड्रिवेन मल्टीलिंगुअल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पहली बात तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब सारे लोगों के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और AI ड्रिवेन है और मल्टीलिंगुअल है, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अभी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और बाद में इस भारत विस्तार का एक्सपेंशन किया जाएगा और 11 लैंग्वेज इसमें और ऐड होंगे। मतलब हम कहते हैं ना कि नेक्स्ट अपडेट में मोबाइल में ये फीचर आ जाएगा। तो इस भारत विस्तार, जो कि एक AI ड्रिवेन मल्टीलिंगुअल टूल है जिसमें अभी बस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, अगले अपडेट में धीरे धीरे एक्सपैंड होकर ये 11 रीजनल लैंग्वेज भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अभी बस हिंदी इंग्लिश है, ये ध्यान रखना। और ये AI ड्रिवेन मल्टीलिंगुअल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। किस सेक्टर के लिए ये भारत विस्तार काम करेगा? तो तुमको बजट में भी हम बताए थे कि ये भारत विस्तार मेनली एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आया है, इंडियन फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए आया है। ये फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा पर्सनलाइज्ड रियल टाइम इंफॉर्मेशन थ्रू वॉइस, चैट, मोबाइल एसेस। इन सब से फार्मर डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अपने क्रॉप्स के रिगार्डिंग, सॉइल्स के रिगार्डिंग, जो भी उनकी एग्रीकल्चर की क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। सरकार ने टोल फ्री नंबर भी दिया है 155-261, और जो AI असिस्टेंट है जो असिस्ट करेगी AI में, उसका नाम है भारती। ठीक, तो आज कॉल करना 155-261 पे और पूछना, बताइए हवा में आम का पेड़ लगाने की निंजा टेक्निक क्या है। ठीक, चौथा टॉपिक देखो, बीरी टैक्स। ये बीरी टैक्स क्यों आया है न्यूज़ में? मतलब कुछ खास इंडिविजुअली मेंस में इसका आंसर बनना नहीं है, बस थोड़ा सा टैक्सेशन रिजीम समझ लो इंडिया में कैसे चलता है। वैसे ये टॉपिक चला जाएगा एंडलेस डिबेट पे, कुछ इसका आउटकम निकलना नहीं है। ठीक, बीरी टैक्स देखो, अभी हम तुमको GST कराए थे। इंडिया में GST अपडेट हुआ है, GST 2.0 आया है, वो भी कराए थे। उसमें तुमको हम बताए थे ना, एक डीमेरिट टैक्स का स्लैब है जिसको हम सिन टैक्स कहते हैं, जो सिन गुड्स पे लगते हैं, सिगरेट पे, टोबैको पे, लिकर पे। तो जो देखो, इंडिया में सिगरेट भी है और इंडिया में बीड़ी भी है। ठीक, सिगरेट पे सरकार 40% टैक्स लगा दी है, जिसको सिन टैक्स बोल रही है GST 2.0 के अकॉर्डिंग, और ये अभी 1 फरवरी से इंप्लीमेंट भी हो गया है। लेकिन बीड़ी पे टैक्स कितना है पता है? बस 18%। देखो कितना का डिफरेंस है, सिगरेट पे 40%, बीड़ी पे 18%। इससे बीड़ी बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है। अब ये सस्ता हो जाता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और बीड़ी से कैंसर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सिगरेट, ऐसा एक हेल्थ का पब्लिकेशन बता रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बीड़ी बिल्कुल रॉ होती है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो बर्न होता है उसकी परसेंटेज बीड़ी में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा वो कैंसर कराने की प्रोबेबिलिटी बीड़ी में ज़्यादा रहती है। तो बात सही है, बाकी खतरनाक तो दोनों है। तो डिबेट इस आर्टिकल में यही हो रहा है कि सिगरेट पे 40% क्यों, बीड़ी पे 18 ही क्यों? मर तो दोनों से लोग रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम लोगों, ये जो इंडिया की पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आ रही है स्मोकिंग के कारण, इसको रोकने के लिए हम सिगरेट पे 40% टैक्स लगाए हैं, इंक्रीज किए हैं, ठीक है करो, इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस पे कम क्यों? कैंसर तो इससे भी हो रहा है, और ज़्यादा कैंसर बीड़ी से हो रहा है, और बीड़ी को अब सस्ता किए हुए हैं। तो इसके पीछे सरकार बयान ये देती है कि जो बीड़ी गांव में बनती है, रूरल प्रोडक्ट है, वो तेंदू लीफ से, तो गांव में जो रूरल वर्कर्स हैं वो लोग बीड़ी बनाते हैं, तो उनका एम्प्लॉयमेंट बचा रहे, वो उनका वर्क बचा रहे, उनका अर्निंग और लाइवलीहुड बचा रहे, इसलिए सरकार बीड़ी को सस्ता रखी है। क्योंकि महंगा हो जाएगा तो बीड़ी की भी जो सेलिंग है वो डिक्लाइन होगी, इससे रूरल वर्कर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है वो इम्पैक्ट आएगा ना, क्योंकि गांव में ही लोग बीड़ी बनाते हैं, वो पत्ते पे तंबाकू भर के धागे से लपेट देते हैं। तो ये पूरी डिबेट थी, ये एंडलेस डिबेट है, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। वही कंज्यूम कोई कर रहा है, अब बिक रहा है, बिकने को तो बिक ही रहा है। अब मान लो बीड़ी का टैक्स बढ़ भी जाएगा फिर भी पीने वाला पिएगा, सिगरेट पे टैक्स बढ़ गया है फिर भी पीने वाले पी रहे हैं। 20 का सामान 30 में खरीद के पिएंगे, लेकिन वो पिएंगे जरूर। ठीक, तो इन सब चीज़ों के लिए, और ये सब चीज़ जो करते हैं उनके लिए ये टैक्सेशन वैक्सेशन उतना मैटर नहीं करता है। बस ये आर्टिकल का एक डिबेट है कि बीड़ी पे इतना कम क्यों। तो ऑब्वियस सी बात है, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए टैक्स इस पे भी, क्योंकि बीड़ी से ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं। डिबेट का इशू तो सही है, लेकिन फिर ये रूरल वर्कर्स के भी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट आएगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट आएगा नहीं। और जब हम सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो इंडिया का देखते हैं तो बीड़ी वही लोग कंज्यूम करते हैं जो सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
दो सिगरेट आज के डेट में कम से कम 30 से 40 रुपए की होगी, ठीक ठाक ब्रांड की है तो, और वो 30 से 40 रुपए में एक हफ्ते बीड़ी पियेंगे, 3-4 पैकेट उनकी बीड़ी की आ जाएगी। तो जो बहुत लो पॉवर्टी में रहने वाले लोग हैं ना, बीड़ी का कंजम्पशन वही लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे देखने की ज़रूरत है। अब इसका एंडलेस डिबेट है, कंक्लूजन कुछ बन नहीं रहा है, तो हम तुमको क्या बताएं। बस ये ध्यान रखना, सिगरेट पे टैक्स इंडिया में ज़्यादा लगता है, बीड़ी पे कम लगता है। बीड़ी से ज़्यादा कैंसर होते हैं, बीड़ी सस्ता बिक रहा है क्योंकि टैक्स कम है, और गवर्नमेंट इसके पीछे बयान ये देती है कि रूरल वर्कर्स के लाइवलीहुड को बचाना है। ठीक, पांचवा देखो, लॉन्गर हेड टर्टल्स। ठीक, लॉन्गर हेड टर्टल्स ये एक स्पीसीज इन न्यूज़ है, ये भी सी टर्टल्स है, मतलब समुद्र में मिलता है, और इनका सर मैसिव हेड, मतलब जो खोपड़ी है वो बहुत बड़ा होता है, हेड रीजन इनका बहुत बड़ा होता है। और ये कहाँ मिलेंगे, तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशंस में ये मिलेंगे। इनका लाइफलाइन बहुत लंबा होता है, 70 से 80 साल या इससे भी ज़्यादा, 80+ ईयर्स ये सर्वाइव कर सकते हैं। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। हालांकि इनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी है, लेकिन इनकी मैच्योरिटी बहुत डिलेड होती है, ये बहुत धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। एक फीमेल लॉन्गर हेड टर्टल्स को 30 से 35 साल लग जाता है मैच्योर होने में। ठीक, और इनमें भी टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब अगर नेस्टिंग के टाइम पे, जब ये नेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे, अगर जो बालू है, समुद्र की बालू होती है ना, रेत, अगर वो ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा फीमेल्स आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब जहाँ भी ये अपने अंडे दिए हैं वहाँ पे टेम्परेचर अगर गर्म है, गर्म बालू है, गर्म सैंड है, वार्मर सैंड है, तो फीमेल्स प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये कोई नई फैक्ट नहीं है, पहले भी ये फैक्ट आ चुकी है टर्टल्स से रिगार्डिंग। ठीक, तो ये पांचवा हमारा स्पीसीज इन न्यूज़ था। छोटे छोटे टॉपिक थे आज, प्रीलिम से स्पेसिफिक। ठीक, तो दैट्स इट, यही आज का करंट अफेयर है, छोटा सा। टेक केयर, चलो।